नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में हम सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समास पढ़ने वाले हैं और समास में द्वंद्व समास में एक से द्वंद्व समास पढ़ेंगे। लेकिन प्यारे साथी, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि आपने देखिए प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लोगों ने प्यार और स्नेह दिया और मुझे यहाँ खड़ा किया है, तो प्यारे साथियों थोड़ा सा और सहयोग और सपोर्ट करो, जिससे कि और हमारा चैनल है आगे बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। एक शेष द्वंद्व समास है। क्या है? एक शेष द्वंद्व समास है, जिसमें एक पद शेष रहे वहां एक शेष द्वंद्व समास होता है। प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना कि जिसमें बहुत सारे पदों में से एक शेष यानी एक पद शेष रहता है तो वहां एक शेष द्वंद्व समास माना जाता है या किया जाता है। जो पद शेष रहता है यानी जो पद बचता है तो वह पुल्लिंग का द्विवचन होता है। प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना कि जब एक पद स्त्रीलिंग और एक पद पुल्लिंग दिया हुआ होता है तो एक शेष द्वंद्व समास में क्या होता है कि जो पुल्लिंग वाला रूप होता है वही क्या रहता है, वही शेष रहता है। और विग्रह अवस्था में यानी विग्रह पद की अवस्था में स्त्रीलिंग का पूर्व में प्रयोग होता है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि जो समस्त पद होता है वो तो क्या होता है कि पुल्लिंग वाला होता है, लेकिन जब विग्रह पद करें हम तो वहां क्या होता है कि पूर्व में स्त्रीलिंग होता है, बाद में क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। रामश्च रामश्च। अब देखिए यहाँ दो पद है प्यारे साथियों, तो इधर भी राम है इधर भी राम है, तो दोनों में तो क्या बनेगा, राम हो। ठीक है। यदि मान लीजिए आ जाए रामश्च रामश्च रामश्च, यदि तीन पद आ जाए तो वहां जो इसमें शेष रहेगा वो रहेगा रामः। क्या शेष रहेगा, रामः। यह आपको ध्यान में रखना है। देखना, माता च पिता च, एक तो बनता है माता पितरों, लेकिन यहां माता च पिता का ध्यान में रखना एक शेष द्वंद्व समास में भी बनता है प्यारे साथियों। तो यहां बनेगा आपका पितरों। क्या बनेगा, पितरों। ससुरश्च यानी सास और ससुर। मैंने आपको कहा था कि एक से द्वंद्व समास में क्या होता है कि जब विग्रह पद किया जाता है तो स्त्रीलिंग वाला पूर्व पद होता है और पुल्लिंग वाला बाद वाला पद होता है। तो क्या बनेगा प्यारे साथी है, स्वश्रु। हाँ, ये वाला रूप स्त्रीलिंग वाला याद नहीं रहेगा, ये वाला याद रहेगा। तो क्या रहेगा, ये स्वसुरो। क्या बनेगा, स्वसुरो। ठीक है। चटका च चटके च, चटका चिड़िया, चटका है चढ़ा। ठीक है। तो देखिए प्यारे साथियों, यहां आपको करना क्या है कि जो ये पुल्लिंग वाला रूप है ये आपका रहेगा चटको। मयूरी च मयूरश्च यानी मोरनी और मोर। मयूरी मोरनी को कहते हैं और मयूरच ये क्या होगा, मोर होगा। यानी नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा काला चोर ले गया। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका, देखना, मयूरो। क्या बनेगा, मयूरो। अब देखिए तीन पद वाला विग्रह भी आ रहा है। फलम च फलम या च और आ जाएगा ना, ये लीजिए। अब आपको करना क्या है प्यारे साथियों कि तीन पद दे रखा है, तो इसमें देखिए रूप चलते हैं ना, फलम फले फलानी प्रथमा, फलम फले फलानी द्वितीया। तो यहां जो आपका है तो क्या बनेगा, बहुवचन में क्या होगा, फलानी। ये बात मैंने आपको बताई थी ना ऊपर की जैसे रामस्य रामस्य और रामस्य, जैसे तीन पद आ जाए। देखिए
इस तरीके से आ जाए, रामश्च, रामश्च और रामश्च। तो इसका प्यारे साथी जब समस्त पद बनाया जाएगा तो क्या बनेगा, राम है रामो रामः। ये होता है एक से द्वंद्व समास में। ये ध्यान में आपको रखना कि जब तीन पद आए तो यहां बहुवचन का, यानी समस्त पद हम समस्त पद में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आगे दे रखा है प्यारे साथियों, अंशिच, अंशश्च। तो यहां जो पुल्लिंग वाला रूप है अंश और अंशिनी, यानी ये अंशनी और ये अंश। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना है, क्या बनेगा, अंशो। इस तरीके से ही आपका एक से द्वंद्व समास है। आप इसमें एक और है तो थोड़ी एक दो आप जल्दी से क्या करें, इसके शॉट ले लीजिए, जिससे एक स्लाइड और हो जाएगी, जिसमें हमारा जो समास है वो सारा आज कंप्लीट होगा। अब देखना प्यारे साथी, विशेष कुछ है, विशेष नियम भी होते हैं कहीं पर। देखना, यदि पूर्व पद संख्यावाची, यदि पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची हो। पूर्व पद का मतलब देखिए ये वाला पद, और उत्तर पद भी संख्यावाची हो, और ये उत्तर पद भी संख्यावाची हो तो द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि इसमें एक विशेष नियम होता है कि यदि पूर्व पद भी संख्यावाची हो और उत्तर पद भी यदि संख्यावाची हो तो वहां भी द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। देखना, 2 च 10 च, क्या बनेगा, 2 च 10 च, तो क्या बनेगा, द्वादश, द्वादश, इस तरीके से। ठीक है। यदि पूर्व पद संख्यावाची, एक नोट और है, यदि पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए ये वाला, और उत्तर पद यदि संज्ञावाची। अब यह ध्यान में रखना, संख्या मत कर देना, थोड़ा ध्यान में रखना, ये संख्यावाची है और ये संज्ञावाची है हो तो द्वंद्व समास का प्रयोग न होकर द्विगु समास का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों आगे ध्यान रखना आपको कि इसमें कुछ मैंने जो स्टार बना करके दिया, इसमें यह है कि यदि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद यदि संज्ञावाची हो तो वहां प्यारे साथियों आपको क्या करना है, द्विगु यानी द्वंद्व समास का प्रयोग न करके द्विगु समास का प्रयोग करना है। सीधी सी बात ध्यान में रखना, पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची, तो वहां आपको क्या करना है, द्वंद्व समास नहीं होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जैसे मैंने आपको बताया ना, पंचानाम वटानाम समाहार है, पंचवटी, वही उदाहरण है ये उदाहरण पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तो एक ओनली आपको कि आपको कभी कभी क्या होता है कि शंका हो जाए, इसलिए क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहां बताया है। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे पंचदश, ठीक है। तो देखिए पहला पद संख्यावाची है और 10 ये भी संख्यावाची है, तो यहां तो हम द्वंद्व करेंगे जैसे हमने यहां पर किया है। पंचवटी क्या है, देखिए पंचवटी में क्या है, पहला पद तो संख्यावाची है और ये दूसरा पद वटी ये क्या है, संज्ञावाची है। तो यहां क्या होगा प्यारे साथियों, द्विगु समास होता है। एक होता है कि नदी बीच से, हमने अव्यय भाव में पढ़ा था कि नदी बीच से, और मैंने बताया भी है। यदि आपने नई वो क्लास नहीं देखी तो आप एक बार देख लेना कि नदी बीच से सूत्र होता है कि यदि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद यदि नदी वाचक हो तो वहां द्विगु समास न होकर के कौन सा समास माना जाता है, या कौन से समास का प्रयोग किया जाता है, अव्यय भाव समास का प्रयोग किया जाता है। तो ये वही उदाहरण है, ठीक है। जैसे मैंने वहां बताया था ना पंचगंगम, एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, पंचगंगम यानी पंचानाम गंगा नाम समाहार है, तो वो होगा पंचगंगम। तो देखिए
पहले पंच संख्यावाची, उसके बाद में गंगा नदीवाची है, तो वहां द्विगु समास न होकर के क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। कौन से? नदी बीच से, ये सूत्र याद रखना आप, नदी बीच से। तो प्यारे साथियों, आज हमने ये द्वंद्व समास, कहने का मतलब समास का समापन कंप्लीट कर दिया है। अब आगे का जो टॉपिक होगा प्यारे साथियों, वो पाणिनि बेस में जो मैंने फर्स्ट वाली जो क्लास ली थी उसमें मैंने जो बता रखा है सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की थी कि हम इस पाणिनि बेस में क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने व्याकरण भी लिए उसमें और साहित्य भी लिए, इसके बाद में शिक्षण विधियां भी ऐड की है। लेकिन पहले हम जो पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, पहले ग्रामर कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आते जा रहे हैं, पहले देखिए वर्ण विचार संज्ञा प्रकरण हमने कंप्लीट किया अच्छी तरीके से सूत्रों, और उसके बाद में संधि वाला है वो भी सूत्रों के माध्यम से हमने सरल विधि में जितना हो सका इतना मैंने कोशिश की है। और उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं समास, हमने कंप्लीट किया है। अब जो पढ़ेंगे वो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा जो मैंने फर्स्ट क्लास दी थी पाणिनि बैच की। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु वार्ताम जय तु संस्कृतम।